नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विनोद नागर एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल श्री अरविंदो IAS पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक लंबे इंतजार के बाद आज पुनः हम आपके सामने हाजिर हैं। खैर, हमारी जो करंट की सीरीज़ है और जो चर्चा में जो लेक्चर्स हैं जो हमारे महेंद्र सर द्वारा जो लिए जा रहे हैं, महेंद्र परमार सर द्वारा, वो तो आप देख ही रहे होंगे रेगुलर। और मुझे आशा है कि आप जिस तरीके से उन लेक्चर्स को आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। इस कोविड के पीरियड में आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। जैसे मैंने आपको मध्य प्रदेश का एक लेक्चर पहले कराया था, तभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी कभार मैं ऐसे कुछ मुद्दों पर ऐसे डिस्कशन के माध्यम से ऐसे ही मतलब बैठकर कुछ चीज़ों को समझाया करूँगा, ताकि सुनकर आपकी क्षमताएं भी डेवलप हों और आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीज़ों को याद भी रख पाएँ। और पहले उस लेक्चर में मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी और आज भी एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि पेपर, ठीक है, आपका पेन और कॉपी जो भी आपको लेकर है वो आपको बैठना ही है। क्योंकि कुछ जो भी वर्ड्स की पॉइंट्स बीच में आते हैं, जिस तरीके से मेरा बोर्ड वर्क चलता है उसी तरीके से अगर मैं बोलते जा रहा हूं तो जो की पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं उन की पॉइंट्स को आपको नोट डाउन भी करते हुए चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आप डिस्क्रिप्शन में देख ही रहे होंगे टॉपिक कौन सा है आज हमारा। मैंने आपको राइज ऑफ रिपब्लिक इंडिया समझाया है, भारत में गणतंत्र का उदय मैंने आपको समझाया है, ठीक है। वो मेरा 3.25 घंटे का लेक्चर है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उसको अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि जब तक वो लेक्चर क्लियर नहीं होगा आपको आने वाली चीज़ें बहुत सारी जो है क्लियर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो वो लेक्चर आप अच्छे से देख लें और अगर कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रही है तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। देखिए, जैसे कोविड का पीरियड चल ही रहा है तो अभी तो ये मान के चलिए कि और समय लगेगा ही इंस्टीट्यूशंस को खुलने में, और ऑफलाइन क्लासेस तो मेरे ख्याल से अभी समय लेंगी। तो मैं मानता हूँ कि ये मानकर आप चलिए कि अक्टूबर तो आप मानकर चलें कि शायद, और अगर बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते हैं, गंभीर स्थिति अगर और भी ज़्यादा गंभीर स्थिति इससे होती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिक्कत तो करेंगी। लेकिन अब जो है ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में भी हमें पढ़ना तो है ही। बढ़ते हैं टॉपिक के साथ आगे। जो हमारा है पहला एपिसोड है प्रियम्बल का, ठीक है। प्रियम्बल को मैं 3, 4, 5 टुकड़ों में एपिसोड्स में जो है कवर करूंगा, क्योंकि प्रियम्बल अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है और संविधान की जो प्रस्तावना जिसे हम बोलते हैं वो अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है। वो टॉपिक इतना बड़ा है कि अगर आप पर्टिकुलर देखेंगे तो मेरे ख्याल से पॉलिटी का हर पोर्शन, 1, 2, 4 ही पोर्शन कोई छूटेगा तो लगभग कॉन्स्टिट्यूशन का हर पोर्शन, पॉलिटी का एवरी पोर्शन प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं प्रियम्बल को उनके साथ पूरा जोड़कर समझाऊं तो पूरी पॉलिटी ही मैं प्रियम्बल में करा सकता हूं। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीजें प्रियम्बल के बारे में क्लियर हो जाए। दूसरी बात इसमें यह रहेगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से साथ साथ जहां जहां ये जिन जिन चीजों से रिलेटेड रहेगा, जिन जिन जगहों पर कोरिलेट होगा, उन जगहों पर हम क्या करेंगे, उन जगहों पर मैं आपको बता दूंगा कि इस मुद्दे की जो ज्यादा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो हम उस टॉपिक के साथ करेंगे, तो आपको चीजें वहां पर याद रहेंगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी संविधान की प्रस्तावना को या प्रियम्बल को। देखिए, सबसे पहली एक बात अब तो यह है प्रियम्बल में कि प्रियम्बल होता क्यों है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, क्यों किसी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए क्यों प्रियम्बल होता है। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे, मध्य प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है या जो UPSC है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगी उसकी बेसिकली उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी उपयोगिता ही बता दीजिए। आप आ सकता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है मेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी उपयोगिता क्या है, प्रियम्बल क्यों पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। प्रियम्बल के बारे में क्यों जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखिए प्रियम्बल में क्या है। सबसे पहली बात, कुछ फैक्ट्स पहले मैं आपको बता दूं, देन उसके बाद हम इसको कंसेप्चुअली अप्रोच के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। तो प्रियम्बल में जो पहला इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बताना आपको चाहिए वो ये है कि सबसे पहले इस दुनिया में जब संसदीय शासन प्रणाली का विकास हुआ, तो संसदीय शासन प्रणाली का उदय, जब मैं आपको संसदीय शासन प्रणाली पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब मैं आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वी विल स्टडी अबाउट द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, एंड द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। डेफिनेटली वी विल स्टडी। हमें राइज ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम में हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटेन पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटेन की कुछ हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम का बेसिकली ओरिजिन कहां से होता है, वो ओरिजिन ब्रिटेन से होता है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा वहां।
लेकिन प्रियम्बल की अगर हम बात करें तो प्रियम्बल सबसे पहले किस कॉन्स्टिट्यूशन में आया? प्रियम्बल इस पूरे दुनिया में सबसे पहले जिस कॉन्स्टिट्यूशन में आया, जिसने प्रियम्बल को बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, वो कंट्री रही है अमेरिका, है ना। कौन सी कंट्री रही है वो? अमेरिका रही है। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 3-4 रिवोल्यूशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन रिवोल्यूशंस ने दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, दुनिया की सोशल लाइफ को और दुनिया के जो मैं कहूंगा पॉलिटिकल सिनेरियो, इकोनॉमिकल सिनेरियो, ठीक है, और सोशल सिनेरियो, इन सारे सिनेरियोस को बहुत ज्यादा चेंज किया है, वो 3-4 रिवोल्यूशंस रहे हैं। वो कौन कौन से 3-4 रिवोल्यूशंस रहे हैं? मैं बात करूं सबसे पहले ग्लोरी ऑफ रिवोल्यूशन, ब्रिटेन रिवोल्यूशन, मतलब इंग्लैंड रिवोल्यूशन। इंग्लैंड रिवोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, 1688 इंग्लैंड रिवोल्यूशन। जब आप देखेंगे तो रक्तहीन क्रांति जिसको कहते हैं, जिसमें रक्त की एक बूंद भी नहीं बही, उस क्रांति की मैं पर्टिकुलर यहां आपसे बात कर रहा हूं। तो इंग्लैंड रिवोल्यूशन एक हो गया, उसके बाद में अमेरिकन रिवोल्यूशन एक हो गया। अमेरिकन रिवोल्यूशन से ही अमेरिका का, उसके बाद अमेरिका का संविधान बना अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद। तो अमेरिकन रिवोल्यूशन जब आप देखेंगे 1776 के आसपास से पूरे 1784 तक का जब आप टाइम पीरियड देखेंगे उसमें अमेरिकन रिवोल्यूशन में, तो आपको मिलेगा कि किस तरीके से अमेरिका का संविधान बना और किस तरीके से जो है अमेरिका ने अपने संविधान में सबसे पहले प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया। पहले इंपॉर्टेंट लाइन क्लियर है कि दुनिया में सबसे पहले जिस कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तावना को इंट्रोड्यूस किया, वो कंट्री सबसे पहले कौन सी कंट्री थी? अमेरिका थी। इज दैट क्लियर? अमेरिका जो था, अमेरिका के क्रांति के मेन मूल्य क्या थे, क्या वैल्यूज थी? जैसे कि हम हमारा इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल पढ़ते हैं, तो हम हमारा जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल पढ़ते हैं, जो हम हमारा स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के अपने कई सारे मूल्य हैं, कई सारे वैल्यूज हैं उसकी। लाइक जैसे कि सबसे उसकी मतलब सोशल वैल्यूज अलग हैं, इकोनॉमिकल वैल्यूज अलग हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज अलग हैं, क्योंकि इन तीनों में इक्वालिटी चाहिए लोगों को, समानता चाहिए लोगों को। तो अमेरिका का संविधान भी ऐसा संविधान होना चाहिए था जहां लोगों को इक्वालिटी मिले, समानता मिले। वो ऐसे संविधान पर काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने संविधान में किसको इंट्रोड्यूस किया? बहुत बढ़िया तरीके से मौलिक अधिकारों को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि पहले वहां पर फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट थे, मतलब कि ऐसे थे कि जिस पर न्यायालय जो है डिसीजंस जो है किसी भी तरीके से देगा तो वो एक तरफा डिसीजन देगा, मतलब किसी भी कंडीशन में वो जो है मौलिक अधिकार लागू होंगे, उन पे किसी तरह के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। लेकिन जब बाद में जरूरतें बदली और जब बाद में और ज्यादा चीजें आई, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज लाई गई कि रीजनल रेस्ट्रिक्शंस के साथ मौलिक अधिकार जरूरी है। मतलब इस सोसाइटी को, इस दुनिया को अगर और ज्यादा सभ्य बनाकर रखना है तो उस पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस भी लगाने पड़ेंगे। जैसे इंडिया में जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो रीजनल रेस्ट्रिक्शंस के साथ दिए हुए हैं, युक्त प्रतिबंध के साथ दिए हैं। जिसका मतलब यह कि मैं जब आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा पूरी डिटेल, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से कोट कर दे रहा हूं। जैसे कि हमें व्यक्ति की आजादी, ठीक है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमें। अब राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है तो हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे देश की एकता और अखंडता पर खतरा हो जाए। हम ऐसा कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो सबसे पहले प्रियम्बल को इंट्रोड्यूस किसने किया? अमेरिका। अमेरिकन रिवोल्यूशन के बाद में अमेरिका का संविधान बना, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला लिखित संविधान। कौन से देश का है? अमेरिका का ही। उसके बाद आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन। अब आप सोच रहे हैं प्रियम्बल पढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की चीजें क्यों समझा रहे हैं? अभी आपको आगे आएगा कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूं। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने 3 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट दी हैं: स्वतंत्रता, बंधुत्वता। 2 वर्ड तो बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, समानता वगैरह। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं मानता हूं वो है लिबर्टी, स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, आपने सुना होगा अमेरिका में क्या है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस ने ही गिफ्ट किया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि बनाकर पूरा मूर्ति बना दी और उठा के वो क्या है फ्रांस जो है अमेरिका लेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने पर्टिकुलर एक छोटी मूर्ति गिफ्ट की थी जो लिबर्टी का प्रतीक थी
कि इंसान को जो है लिबर्टी होना चाहिए, और आप बेसिकली अब ये जानते हैं कि इंसान को लिबर्टी ही सबसे ज्यादा पसंद है, उसको आजादी चाहिए। वो जितना ज्यादा लिबर्टी में रहेगा, जितना ज्यादा आजादी में रहेगा, वो अपने चीजों को उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट कर पाएगा, कि उसे उतने ही ज्यादा अवसर अच्छे से मिलेंगे। जैसे भारत में अगर हम बात करें तो आजादी के बाद से हमने काफी कुछ चीजों को बदलने का प्रयास किया है, लेकिन आज भी हम कई चीजों को नहीं बदल पाए हैं। हमारे यहाँ पर आज भी कई सारे डिस्क्रिमिनेशन हैं। कास्ट के मामले में हमारे यहाँ पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। घरों की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वुमेन्स के साथ आज भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। महिलाओं को समाज में बराबरी का स्थान आज भी नहीं मिला है। जितनी आजादी पुरुष को है उतनी आजादी आज ही महिलाओं को नहीं है। आज भी हमारा समाज जो है कैसा माना जाता है, आज भी हमारा समाज जो काफी हद तक पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, काफी हद तक। तो कहीं ना कहीं किसी सोसाइटी को अगर डेवलप होना है तो जरूरी है कि इक्वालिटी का कंसेप्ट तो बहुत अच्छे तरीके से हो, समानता का कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से हो। मैं समझ सकता हूं कि लोगों को सडनली जो है उनका, जो इंडिया में भी अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो एकदम जो परिवर्तन है लोगों में वो इतने आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मेरे ख्याल से कोविड के बाद काफी कुछ चीजें घरेलू मामले में बदलेंगी। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें काफी कुछ चीजें बदल जाएंगी। लोअर क्लास फैमिलीज में तो जो है मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा और भयावह स्थिति होगी, क्योंकि जिन लोगों के पास प्रॉपर रहने का प्लेस है, अगर एक ही कमरे में कोई रह रहा तो ऑब्वियसली वहां तो लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो लोग हैं वहां पर जो डोमेस्टिक मैं कहूँ डोमेस्टिक में लाइफ में जो डेमोक्रेसी है कहीं ना कहीं वो आएगी थोड़ी बहुत। मतलब मुझे ऐसा मेरा अंदाज है कि लोगों को घर के जो महिलाएं रात दिन काम करती हैं और जो भी उनके काम चलते हैं, वो जब लोग उसको देखेंगे, उनकी मेहनत को देखेंगे, तो लोगों को ये बिल्कुल एहसास होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके जो काम होते हैं, जो घरेलू महिला के कामकाज होते हैं, उनको पर्टिकुलर काम में गिना ही नहीं जाता है, उसको वैल्यूज ही नहीं दी जाती है। लेकिन हो सकता है कि शायद आने वाले टाइम पे उस चीज की वैल्यू बढ़े, घर में थोड़ी सी एक डेमोक्रेसी का माहौल हो। मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो कोरोना के बाद बहुत सारे चेंजेस आने ही हैं, और क्या चेंज स्थायी हो सकते हैं, मतलब स्थायी से मतलब थोड़ा ज्यादा समय के लिए। बहुत ज्यादा स्थायी तो कोई चेंज पर्टिकुलर रहता ही नहीं है, क्योंकि इट्स ह्यूमन नेचर। बदलते हुए परिवेश के साथ ह्यूमन नेचर भी बदलता है, तो ये एक बेसिकली इंपॉर्टेंट बात है कि चीजें बदलेंगी ही। तो उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे कि उसके बाद क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि एक और नया प्रोग्राम हम इंट्रोड्यूस जल्दी ही करने वाले हैं कि जो विशेष चर्चा के मुद्दे हैं उनको हम डिबेट्स के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्द ऐसा होने वाला है, और शायद इस प्रोग्राम की जो स्टार्टिंग है वो 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिवस के दिन से शायद हम करें, और आपको डिबेट में कुछ अच्छे मुद्दे मिले जिन पर आपकी समझ काफी ज्यादा अच्छे से और तरीके से जो है विकसित होगी। अब प्रियम्बल की बात करते हैं तो क्या है, एक और रिवोल्यूशन की हम बात कर लें। इसमें फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया। अब एक और रिवोल्यूशन जिसने दुनिया में बेहद बड़ा बदलाव किया वो था रशियन रिवोल्यूशन। कौन सा रिवोल्यूशन? रशियन रिवोल्यूशन, रूसी क्रांति 1917। जबरदस्त, मतलब एक दुनिया में बदलाव का जो माहौल उसने खड़ा किया वो अपने आप में एक जबरदस्त माहौल था। समाजवाद का जो फैलाव उसके बाद हुआ, उसका साम्यवाद जो है, और जो सारी चीजें दुनिया में जो बदलाव हुआ, तो वो आप बेहद अच्छे तरीके से जानते ही हैं। आप देखिए, अब प्रियम्बल की हम पर्टिकुलर बात करते हैं कि अब थोड़ा सा मेन चीजों को इसमें समझते हैं। किसी भी प्रियम्बल की उपयोगिता क्या है, क्यों प्रियम्बल के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्या उसका इंपॉर्टेंस है। अब हम किसी भी प्रियम्बल की जगह बात करें, हम इंडिया का ही प्रियम्बल की बात करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है उसकी उपयोगिता इसलिए होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट चीज यह होती है कि प्रियम्बल को पढ़कर हमें पूरे संविधान की झलक मिल जाती है। जैसे किसी किताब का प्रीफेस अगर पढ़ते हैं तो प्रीफेस पढ़ के उस बुक का आपको समझ में आ जाता है। आपको कोई पर्टिकुलर नई बुक खरीद कर लाए, उस बुक की भूमिका आप जब देखेंगे 2-4-5 पेज में जो उस किताब की भूमिका लिखी हुई होती है और उसका जो पूरा प्रीफेस है, जब आप देखेंगे तो आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है पर्टिकुलर कि इस किताब के अंदर मैं किन किन चीजों को पढ़ने वाला हूं, इस किताब के अंदर क्या क्या चीजें मैं देखने वाला हूं। ऐसा ही संविधान के मामले में है। संविधान भी हमारे यहां लिखा हुआ एक किताब ही तो है। अब उस पर क्या है कि उसमें किन किन चीजों को विशेष तौर पर बताया गया है, उसके अंदर क्या क्या बातें महत्वपूर्ण हैं, वो सब बातें आपको कहां मिलेंगी? प्रियम्बल में मिलेंगी। मतलब आपको समझ में आ रहा है प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट।
कई सारे मुद्दे भी इससे रिलेटेड पढ़ोगे आप। केशवानंद भारती केस, वेरी फेमस केस, जो अभी न्यूज में लेटेस्ट, वैसे भी केशवानंद भारती जी आ गए हैं। क्यों आए हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्या हुआ है। अगर नहीं पता है तो पता रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, आपको इतना जो है करंट से जुड़कर रहना ही चाहिए। अगर आप नहीं हैं, जुड़कर नहीं रह रहे हैं, तो आप बिल्कुल जुड़कर रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो किसी भी संविधान की पूरी झलक, किसी भी संविधान के पूरे उद्देश्य, किसी भी संविधान के पूरे ऑब्जेक्टिव्स, उसमें सोर्स ऑफ द पावर, शक्ति का स्रोत, इन सबकी जो बातें हैं वो सारी की सारी बातें आपको प्रीएम्बल से सीखने के लिए मिलेंगी। मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो मेन सिग्निफिकेंस प्रीएम्बल का क्या है, तो मैं फर्स्ट पॉइंट अगर इसमें बोलना चाहूं तो मेन सिग्निफिकेंस है संविधान का स्रोत। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको किससे मिलेगा, प्रीएम्बल से सीखने के लिए मिलेगा। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल। स्टार्टिंग कहां से होती है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां से प्रारंभ होता है। मतलब कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। क्लियर है बात, ठीक। तो सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का सोर्स, ये कौन बताएगा आपको, प्रीएम्बल बताएगा ये आपको। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या, नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उस कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी रहेगी, उसका नेचर कैसा रहेगा, वो आपको कौन बताएगा, प्रीएम्बल बताएगा। राज्य व्यवस्था कैसी रहेगी, वो आपको प्रीएम्बल बताएगा। जैसे मैं एक लाइन को रिलेट करूं, इसमें आगे आएगी ये चीज समझ, मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई होप कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनकर समझ पाएंगे। और जब प्रीएम्बल के 4-5 एपिसोड कंप्लीट होंगे तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में बहुत सारी जानकारी रहेंगी, और कैसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आज आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो राज्य व्यवस्था की प्रकृति, राज्य कैसा है, राज्य की व्यवस्था कैसी है, उसका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, ये सारी की सारी बातें कौन बताएगा, प्रीएम्बल ही तो बताएगा। कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा कैसा है, उसमें राज्य का प्रकार कैसा रहेगा, सारी चीजें आगे देखने वाले हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो उद्देश्य हैं, वो उद्देश्य भी कौन बताएगा, प्रीएम्बल बताएगा। कि भाई हमारे संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, अभी आगे आएगा आपको कि क्या क्या उद्देश्य आपका संविधान के हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब कभी कभार ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई डिसीजंस हैं या कुछ डिसीजंस आए हैं, तो उनमें कई बार प्रीएम्बल को भी बेस बना लिया गया है अर्थ निर्धारण के लिए उपयोगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं बोलूं, फोर्थ पॉइंट, तो अर्थ निर्धारण के लिए भी प्रीएम्बल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज का मीनिंग डिफाइन करना है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी चीज की व्याख्या करना है तो प्रीएम्बल को बेस बना सकता है, उस चीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक स्रोत के रूप में, हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में भी जो है प्रीएम्बल अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अब देखते हैं आगे और क्या चीजें हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो उसकी उपयोगिता हो गई, और जिस तरीके की उसकी उपयोगिता है उसी तरीके से उसके तत्व भी हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि तत्व क्या है इसके, किसके, प्रस्तावना के, प्रस्तावना के प्रमुख तत्व क्या हैं, तो अब 3 चीजें बताएंगे तत्वों में। कितनी चीजें बताएंगे, 3 चीजें। उपयोगिता में मैंने जो आपको बताया आपको पता ही है। तत्व में आपको 3 बातें बतानी है। कौन कौन सी 3 बातें तत्व में बतानी है, सुनिएगा ध्यान से। प्रीएम्बल के तत्व में 3 बातें आपको बतानी है। पहला, संविधान की शक्ति का स्रोत। आप सोचेंगे तो रिपीट हो रहा है, बट तत्व में 3 है। संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स जनता भारत की। इज दैट क्लियर? हम संविधान की शक्ति का स्रोत हैं।
कैसे? जब आप पूरा प्रियम्बल पढ़ेंगे तो पूरा प्रियम्बल कहां से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, यहां से स्टार्ट करके डेज 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 पूरा प्रियम्बल देख लीजिएगा। लास्ट में उसमें लिखा है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मतलब ये जो संविधान है भारत की जनता की इच्छा से बना है, भारत की जनता के लिए बना है, और भारत की जनता अपनी मर्जी से इस संविधान को खुद के ऊपर लागू कर रही है। इज दैट क्लियर? तो शक्ति का स्रोत कौन है उसका? हम हैं, मतलब भारत की जनता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के केंद्र में कौन है? भारत की जनता है। आ रही है बात समझ में? चीजें रिपीट होती हैं पॉलिटी में, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ बातें तो रिपीट ही हो रही हैं तो रिपीट करना भी जरूरी है। अगर नहीं करूंगा रिपीट और एक ही बात अगर 3-4-5 जगहों पर है तो आपको कैसे पता होगा उसके बारे में? तो खैर रिपीटेशन तो थोड़ा बहुत होगा। अब है सेकंड तत्व में, प्रियम्बल में कौन कौन से तत्व हैं? संविधान की शक्ति का स्रोत हो गया। अब संविधान का स्वरूप कैसा होगा? संविधान कैसा होगा यह भी कौन बताता है? प्रियम्बल बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा। कौन बता रहा है? ये प्रियम्बल बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा। अब कैसा है कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल तो हमारा संविधान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहली बात क्या बोल रहा हूं मैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कंप्लीट सॉवरेनिटी हमारे यहां पर है, सॉवरियन नेशन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हमारा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया के, हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स हैं, उन एक्सटर्नल और इंटरनल मैटर्स में जो डिसीजन लेने का अधिकार है वो किसको होगा? हमारे कंट्री को ही होगा। उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा। इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन नेशन। हमारे एक्सटर्नल मामले, हमारे इंटरनल मामले, उनमें जो डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस कहीं ना कहीं हम हमारे अकॉर्डिंग और हमारे आधार पर लेने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? और आप देखिए नेक्स्ट, मतलब संविधान कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व हो गया। आगे बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं मैं इन सब चीजों को। मैं थोड़ा सा आपको उसका पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं इस लेक्चर में, ताकि अगले लेक्चर के लिए आप तैयार रहें डेप्थ चीजों के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, समाजवादी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद के तत्व मौजूद रहेंगे, सोशलिस्टिक अप्रोच रहेगी। सोशलिस्टिक अप्रोच कैसी? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म रहेगा, लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ रहेंगे हम। मतलब हमारा समाजवाद गांधीयन सोशलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म दोनों का मिक्सचर रहेगा, बट ये गांधीयन सोशलिज्म की तरफ झुका हुआ रहेगा। मतलब कि नेहरू का समाजवाद, और नेहरू का समाजवाद कौन सा था? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब सिंपल सा क्या है? हम पॉलिटिकल इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, हम सोशल इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, हम इकोनॉमिकल इक्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे, बट डेमोक्रेटिक तरीके से, तानाशाही तरीके से नहीं, डिक्टेटरशिप के तरीके से नहीं कि किसी की जमीन जबरदस्ती छीन ली किसी को दे दी अगर इकोनॉमिकली इक्वालिटी लेकर आना है, ये नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, लोकतांत्रिक तरीके से होगा। मतलब हम समाजवाद की स्थापना करेंगे, लेकिन समाजवाद की स्थापना हम लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें। आ रही है मेरी बात समझ में? हालांकि ये आगे बहुत ज्यादा इलेबरेट में इन चीजों को करने वाला हूं, एक एक वर्ड को मैं बहुत ज्यादा इलेबरेट करने वाला हूं, एक एक वर्ड को मैं आपको पूरा जोड़कर समझाने वाला हूं। मैंने बोला संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र, मैं उसको पूरा बहुत इलेबरेट कर समझाने वाला हूं। समाजवाद मैंने भी बोला, समाजवाद को मैं पूरा इलेबरेट करके समझाने वाला हूं, इसलिए तो 5-7 एपिसोड लगेंगे प्रियम्बल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और पंथ निरपेक्ष। हालांकि समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये जो वर्ड है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान का मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन जो है, जो केशवानंद भारती केस के मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जिसको बोला था और जिसकी व्याख्या करने का अधिकार भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को ही है,
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ठीक है, जो ये बात बोली गई तो कहीं ना कहीं ये तत्व भारत के संविधान में पहले से ही मौजूद थे। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि प्रियम्बल में पंथ निरपेक्षता को प्रियम्बल में शामिल किया, उसके बाद से ही भारत सेक्युलर नेशन बना होगा, बिल्कुल नहीं भाई। सेक्युलर नेशन तो भारत पहले से ही है। कैसे? आर्टिकल 15, धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 25 to 28 फंडामेंटल राइट्स में क्या लिखा है? उसमें आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है लोगों को। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये तो 1976 में नहीं हुआ, ये तो भाई जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तभी हमने अधिकार दे दिए थे लोगों को। तो भारत पंथ निरपेक्ष तो पहले से ही है, लेकिन प्रियम्बल में ये जो वर्ड जोड़ा गया है पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, ये जोड़ा गया है 1976 में। पंथ निरपेक्ष तो आज के टाइम पर एक बहस का मुद्दा भी है। सांप्रदायवाद, पंथ निरपेक्षता, अलगाववाद। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहीं से एक बात, जो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता है, अलगाववाद है, सांप्रदायवाद है, इन सब पर मैं एक लेक्चर कंटिन्यू पूरा दे दूंगा आपको। तो क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए संविधान का स्वरूप कैसा है। नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बातें पढ़ी। पहली, सॉवरेन नेशन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। सेकंड, समाजवादी। थर्ड, पंथ निरपेक्ष। फोर्थ, लोकतंत्रात्मक। अभी नहीं बताया पंथ निरपेक्ष नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक नेशन, डेमोक्रेसी रहेगी। मैंने समाजवाद के साथ ही आपको डेमोक्रेटिक नेशंस का तो मतलब समझा दिया कि डेमोक्रेसी के माध्यम से ही समाजवाद को स्थापित करेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे यहां पर नेशन डेमोक्रेटिक नेशन रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी। डेमोक्रेसी से मतलब क्या, लोगों को फंडामेंटल राइट्स अच्छे तरीके से मिले हुए रहेंगे, और है हमारे यहां पर फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिले हुए हैं। उनका हनन होता है तो व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 स्टडी करेंगे, पार्ट 3 में जब आप आर्टिकल जो है 12 से लेकर, ठीक है, कौन से आर्टिकल तक, आर्टिकल 35 तक जब आप देखेंगे तो वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड विद फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। ठीक है, डीपीएसपी हमारे यहां पर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36, आर्टिकल जो 36 है सॉरी, उससे 51 तक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आगे आप देखेंगे तो इंडिया को डेमोक्रेटिक नेशन की तरफ लेकर जाती है, कि डेमोक्रेसी हमारे यहां पर कहीं ना कहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी में 2 बातें, मैंने आपके अपने पॉलिटी वाले पहले लेक्चर्स देखे हो तो मैंने लोकतंत्र के प्रकार पढ़ाए थे आपको समझ में आएगा। जब मैं इंडियन पॉलिटी में आगे बढ़ता जाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि जो मेरे पुराने लेक्चर्स हैं और जो मेरे बेसिक लेक्चर्स मैंने दिए थे उनकी वैल्यू क्या है, क्यों वो लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको वहां समझाया था लोकतंत्र के प्रकार में, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। भाई जनसंख्या इतनी ज्यादा है और दुनिया के लगभग अधिकांशता देशों में आज के समय में आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही मिलेगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे हम थोड़ी कंसेप्ट हो जाएगा कि लोगों को सबको बैठा लिया और उनसे मतलब डिस्कशन करके अपन किसी जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी निर्णय पर पहुंचे, पॉसिबल है ही नहीं, इतनी बड़ी कंट्री है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह है कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स कहां जाएंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएंगे और उस जनता की बात जो है वहां जाकर रखेंगे। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि पंथ निरपेक्ष के बाद हो गया लोकतंत्रात्मक। नेक्स्ट है गणराज्य। भाई राइस ऑफ रिपब्लिक तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, 3.25 घंटे का लेक्चर उस पर लिया है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पर, इन पर सब पर गणराज्य का सिंपल सा मतलब आपको पता है, रिपब्लिक नेशन का सिंपल सा मतलब आपको पता है कि हमारे यहां पर सरकार चुनने का अधिकार किसको है, लोगों को है। लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हमारे यहां पर रहती है, और अगर उनके मतलब कह सकते हैं उनकी उम्मीदों पर, उनके मुद्दों पर सरकार अगर खरी नहीं उतर पाती है तो 5 साल में सरकार के स्वरूप को बदला भी जा सकता है। ये जो है एक बहुत बड़ी ताकत है भारत को गणराज्य बनाने के मामले में। थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं सर। तो संविधान का स्वरूप कैसा है,
प्रियम्बल के अकॉर्डिंग देखिए कंसेप्चुअल चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखनी है आपको। तो संविधान का स्वरूप कैसा है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, पांचों वर्ड सुन लीजिए। पहला है सॉवरेन नेशन, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, समाजवादी सोशलिस्टिक, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, फोर्थ है लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, और फिफ्थ है गणराज्य रिपब्लिक। 2 पॉइंट कंप्लीट हुए प्रस्तावना के मुख्य तत्व में। संविधान की शक्ति का स्रोत हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट हमने संविधान का स्वरूप बता दिया कैसा रहेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, संविधान का उद्देश्य। क्या बात कर रहे हैं, संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान के उद्देश्य क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के संविधान का पहला उद्देश्य तो यह है, अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल, मैं आपको बता रहा हूं, इकोनॉमिकल इक्वालिटी, मतलब मैं जस्टिस यहां पर वर्ड यूज करूंगा तो ज्यादा सही है, न्याय की बात की गई है इसमें। जब आप ये पूरा का पूरा सिनेरियो देखेंगे, पूरा का पूरा प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि किन किन चीजों की मैं बात कर रहा हूं। मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूं 2 बातें। मैंने संविधान की शक्ति की बात की, तो सबसे पहले लाइन जब आप प्रियम्बल की पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, संविधान की शक्ति का स्रोत आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद आपको प्रियम्बल में ये वर्ड मिलेंगे इंपॉर्टेंट, सॉवरेन, सोशलिस्टिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, क्लियर। मैं थोड़ा सा संविधान के प्रियम्बल को आपको पढ़कर बता दे रहा हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। हिंदी में बता दे रहा हूं उसको थोड़ा सा, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर रहे। उसमें लिखा है हम भारत के लोग, ये लिखा हुआ है उसमें, है ना। हम भारत के लोग, बोले शक्ति का स्रोत कौन है, हम, इतनी चीज क्लियर हुई। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए आया सॉवरेन नेशन, समाजवादी सोशलिस्टिक, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, ठीक है, लोकतंत्रात्मक मतलब कि डेमोक्रेटिक, गणराज्य मतलब रिपब्लिक बनाने के लिए, मतलब कि बनाने के लिए से मतलब क्या, कि हमारा संविधान ऐसा होगा, यह बात हम बोल रहे हैं, बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब सब जितने भी सारे नागरिकों को, उनको कैसी चीजें मिलनी चाहिए, मतलब यह है संविधान का स्रोत। तो पहली चीज जो है संविधान की शक्ति के बारे में बता रही है प्रियम्बल में। उसके बाद की लाइनें जो हैं वो संविधान के स्वरूप के बारे में बता रही हैं। उसके लास्ट की जो बात की जो लाइन है पूरी, जो एक उसका जो पूरा नेक्स्ट पार्ट है, वो संविधान के उद्देश्यों के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ध्यान रहे, संविधान के प्रियम्बल से उसके 3 तत्व हमें मिल रहे हैं, और वो 3 तत्व कौन कौन से हैं, शक्ति के स्रोत, और उसका स्वरूप कैसा होगा वो, और संविधान का उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य में क्या, पहले न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है। फर्स्टली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल। ठीक है, तो वी शुड टॉक अबाउट द जस्टिस। विच टाइप जस्टिस, किस तरीके का न्याय, इकोनॉमिकल जस्टिस आर्थिक न्याय, पॉलिटिकल जस्टिस राजनीतिक न्याय, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय। मतलब कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी वाला कंसेप्ट है, जो आगे आप इक्वालिटी की बात करेंगे, जो आगे आप समानता की बात करेंगे, तो इन तीनों क्षेत्रों में हम समानता लाने का प्रयास बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और कोशिश करेंगे कि लोगों को हमारे यहाँ इकोनॉमिकल जस्टिस मिल सके, लोगों को हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके, और लोगों को हमारे यहाँ पर सोशल जस्टिस मिल सके। इसलिए आपने देखा होगा कि, अब मैं थोड़ा सा इसको कोरिलेट कर देता हूं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसका, इसलिए मैं उसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको क्लियर करके बता दूं, ताकि अगले लेक्चर्स के लिए आपका माइंड अच्छे से प्रिपेयर रहे। सुनिए ध्यान से, सोशल इक्वालिटी। भाई सोशल इक्वालिटी के लिए हमने कोशिश की है, कैसे, हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स में सोशल इक्वालिटी लाने के लिए क्या रखे हैं, समानता के अधिकार रखे हैं। समानता के अधिकारों में हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक जब आप देखेंगे तो राइट टू इक्वालिटी है हमारे संविधान में। उसमें हमारे संविधान में हमने लोगों को सोशल राइट्स भी दिए हैं, धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग कोई भी जो है हमारे देश के नागरिकों से भेदभाव नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? मतलब कि इसलिए हमने कानून भी बनाए हैं, ST/SC एक्ट 1989, जो आप देखेंगे उसमें सजा का प्रावधान भी है जो निम्न वर्गीय लोगों से पक्षपात करते हैं। ठीक है, वुमेन्स के लिए हमने क्या बनाए हैं, वुमेन्स के साथ हिंसा ना हो, वुमेन्स को पर्टिकुलर इक्वल राइट्स मिले। तो हमने क्या किया, आर्टिकल 15 में लिखा हुआ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब जो अधिकार पुरुष को मिलेंगे वही अधिकार महिलाओं को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देगा। इसको बोलते हैं सोशल इक्वालिटी लेकर आना, सोशल जस्टिस लेकर आना। तो सोशल जस्टिस हमारे संविधान में हमने कहने की कोशिश की है कि लोगों को सोशल जस्टिस मिले, सामाजिक समानता मिले, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए ये तीन इक्वालिटीज, ये 3 जस्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। कौन कौन से, जो मैंने आपको बताया। इकोनॉमिकल इक्वालिटी लाने के हम प्रयास करेंगे। इकोनॉमिकल इक्वालिटी लाने में क्या, लेकिन इकोनॉमिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिकल जस्टिस भी अगर हम देंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से ही देंगे।
इसके लिए डीपीएसपी में आप देखेंगे, डीपीएसपी किसकी बात करता है? डीपीएसपी लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। डीपीएसपी के जब आप उद्देश्य देखेंगे, आर्टिकल 36 से लगाकर आर्टिकल 51 तक जब आप पढ़ेंगे और जब आप उसका उद्देश्य देखेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। और अभी भी जब मेरा आत्मनिर्भर भारत वाला लेक्चर आपने देखा होगा, तो आत्मनिर्भर भारत वाले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि आत्मनिर्भर भारत में बोला गया है कि केंद्र में क्या हो रहेगा? मानव रहेगा केंद्र में। मतलब हम लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, हम ह्यूमन वेलफेयर इकोनॉमिकल सिस्टम की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमिकल जस्टिस, नेक्स्ट पॉलिटिकल जस्टिस। बिल्कुल हमारे यहां पर पॉलिटिकल जस्टिस लोगों को देने की हम कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेशन है, कोई व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो अगर उसकी एज कंप्लीट हो रही तो चुनाव लड़ सकता है। हालांकि कई सारे लोगों को लगेगा कि ऐसे तो इतनी आसानी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो वो एक अलग बात है, वाकई में प्रैक्टिकली बात अलग है, लेकिन मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहां पर बात कर रहा हूं अभी। तो लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो भी देने का प्रयास हमारे यहां पर किया जा रहा है। तो ये पहला उद्देश्य क्लियर हुआ। जस्टिस तीन मामलों में न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सेकंड, स्वतंत्रता, लिबर्टी। किस किस चीज की स्वतंत्रता रहेगी? विचारों की स्वतंत्रता रहेगी, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी। आर्टिकल 19, अभी आर्टिकल 19 में जब आप देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स में जब आप देखेंगे आर्टिकल 19 में, तो आर्टिकल 19 से लगाकर आप आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, जब आप देखिएगा, पढ़िएगा, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22 तक जब आप जाएंगे तो आर्टिकल 19 को आप देख लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट बात लिखी है उसमें, पूरा का पूरा जो हमारे यहां पर मौलिक अधिकार दिए हैं। हालांकि पहले 7 थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं, अब 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए। अब उस 6 फंडामेंटल राइट्स में सेकंड क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। पढ़ेंगे आप, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे यहां लोगों को। तो कहीं ना कहीं हम उन्हें स्वतंत्रता देंगे, किस मामले में? विचारों की अभिव्यक्ति, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अब आज के दौर में एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लोग अपने विचारों को रख रहे हैं, तो किस तरीके से कहीं ना कहीं जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका एक्सप्लॉइटेशन आज हो रहा है, उनकी एक आवाज को दबा दिया जाता है। क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र में जो उभरती हुई आवाजें हैं और जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी की आवाज है और जो हमारे बहुत मतलब एक सोसाइटी के वो लोग जो कहीं ना कहीं एक अच्छे मुद्दों की समझ को रखते हैं, उनकी आवाज को दबाना, जैसे कि अच्छे न्यूज़पेपर्स जो बहुत अच्छा कुछ लिख रहे हैं उनकी आवाज को दबाना, अच्छे न्यूज चैनल्स उनकी आवाज को दबाना, बिल्कुल लोकतंत्र के कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर हावी होता हुआ आज के समय में आपको देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिलता है आज के समय में। और ये इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप अमेरिका में देख लीजिए, वहां भी डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन वहां पर भी आपको मीडिया पर जो है प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो दिख रहा है ये प्रभाव, डेफिनेटली दिख रहा है। तो इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ये चीज चल रही है। तो कहने का हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के लिहाज से दुनिया में अगर हम देखें तो काफी कुछ मतलब जो है स्थिति जो है खतरनाक स्थिति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं उसमें आगे और कैसी स्थिति रहती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। आर्थिक स्वतंत्रता दी हुई है, धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता आपको मिलेगी, है ना। ये सब स्वतंत्रताएं जो हैं हमारे संविधान में रखी गई हैं। इज दैट क्लियर? तो कहेंगे स्वतंत्रता भी है, ये हमारे संविधान का उद्देश्य है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रतिष्ठा अवसर की समानता, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस पर थोड़ा सा एक डिबेट हो सकती है कि फिर आरक्षण क्यों है? क्योंकि हम सोशल जस्टिस देना चाहते हैं, हम सोशल इक्वालिटी लेकर आना चाहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों को देखकर बनाया गया था, जो हमारे लोगों को देखकर बनाया गया, तो वुमेन्स को जो कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, एसटी एससी को जो कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, वो स्पेशल राइट्स इसलिए दिए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास से लगाकर आज तक देखें तो उनके साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उनके साथ काफी ज्यादा भेदभाव हुआ है, तो उनको कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसलिए सब चीजें उनको दी गई हैं। लेकिन कुछ मामलों में मानता हूं कि अब जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं उनको कहीं ना कहीं उस चीज की जरूरत वाकई में ही नहीं है, लेकिन उन सब चीजों के सुधार के लिए पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, और वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, और वो हमारे राजनेता दिखाएं, मुझे ऐसा अभी कहीं ना कहीं से नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमारे यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो चलती है वो क्या है? वोट बैंक।
है ना। तो आज का जो पॉलिटिकल सिनेरियो आप देख रहे हैं और जो पहले से स्थितियां जो देख रहे हैं, आप देखेंगे कि बहुत जो है स्थिति जो है देश की बहुत ज्यादा अच्छी तो मैं नहीं कह सकता पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं, दोनों ही बातें होती हैं। कंप्लीट परफेक्शन तो किसी भी चीज में नहीं होता है, तो दोनों ही चीजें जो है देश में चल रही हैं। तो मैं बार बार एक ही चीज आपसे बोलता हूँ कि कई सारे बहस के मुद्दे हैं जो बिल्कुल आने वाले टाइम पे जब 2 अक्टूबर से हम चीजों को एक डिबेट स्टार्ट करेंगे तो कोशिश करेंगे कि हेल्दी डिबेट आपको उस पर हमारे चैनल पर मिल सके। क्योंकि न्यूज चैनल्स में तो आप अधिकांशतः न्यूज चैनल्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्दी डिबेट आपको देखने के लिए मिलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर बात होनी चाहिए न्यूज चैनल्स आजकल उन पर बात करते ही नहीं है। वो सिर्फ चकाचौंध के मुद्दों को लेकर आते हैं और जनता को उसी में उलझाए हुए रखते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है हमारा प्रयास रहेगा कि अच्छे मुद्दों पर जो है बढ़िया से डिबेट और बढ़िया चीजें हम प्रारंभ कर पाए, ये हमारी कोशिश रहेगी आने वाले समय में। देखिए आप व्यक्ति की गरिमा और उसका एक जो प्राइवेसी उसका भी हमारे यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आर्टिकल 21 में देखेंगे निजता का अधिकार दिया ही है हमने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये भी हमारा कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संविधान का उद्देश्य है, राज्य की एकता और अखंडता। इज दैट क्लियर? तो राज्य की एकता और अखंडता भी क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राज्य की एकता और अखंडता में क्या है भाई? राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमने हमारे संविधान को हमारी जरूरतों के अनुसार ही बनाया है। मैं पहले से बार बार बोल रहा हूं, जब आप देखेंगे हमारे संविधान में, तो हमारे संविधान का जब आप पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था और पिछले लेक्चर में कवर भी काफी कुछ किया है उसके बारे में, उसमें जब आप देखेंगे तो हमारे संविधान में हमने क्या किया? हमारे संविधान में हमने किया कि इंडिया जो है, जो संघ है, संघ को विभाजित नहीं किया जा सकता, राज्य को विभाजित किया जा सकता है। मतलब हम एक राज्य से बंटवारा कर दूसरा राज्य बना सकते हैं, लेकिन संघ को नहीं तोड़ सकते। मतलब एक देश से 2 देश नहीं बनेंगे, ये तय है। और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाकर रखने के लिए हमने कुछ प्रावधान हमारे यहां पर किए, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकारों पर हमने रीजनल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, युक्त प्रतिबंध लगाए हैं कि आप कुछ ऐसा मत बोलिए जिसकी वजह से राष्ट्र की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो। तो कहीं ना कहीं हमने इसीलिए हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारा जो केंद्र है, हमने केंद्र को सशक्त रखा, ज्यादा पावरफुल रखा है। अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो सिस्टम मैंने आपको बताया यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम। तो इंडिया का सिस्टम जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा यूनिटरी सिस्टम की तरफ भी झुका हुआ है, मतलब कि एकात्मक व्यवस्था की तरफ भी झुका हुआ है। संघ को शक्तियां ज्यादा प्रदान की गई हैं। क्यों? ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे भाई। क्योंकि जिस टाइम पे अंग्रेज हमें छोड़कर गए थे, जिस टाइम पे अंग्रेज यहां से गए थे, उनका तो कहना ही था कि इंडिया का बल्कनाइजेशन हो जाएगा, भारत के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश हो जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे देश रहेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन रहा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं रहा। इतना बढ़िया संविधान हमने डिजाइन किया, इतना बढ़िया संविधान हमने हमारा बनाया कि सारी कंट्रीज को जो हमने एक करने का प्रयास रखा, और आज भी कहीं ना कहीं उस कोशिश में हम सफल धीरे धीरे हो रहे हैं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखना, यह भी हमारे संविधान का जो है कहीं ना कहीं उद्देश्य है। उद्देश्य बंधुता बनाए रखना, फ्रेटर्निटी बनाए रखना, देश के लोगों में भाईचारा बनाकर रखना, यह भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान का उद्देश्य है। तो 3 बातें मैंने आपको बताई साथियों, थोड़ा सा कंपाइल कर दे रहा हूं। संविधान की शक्ति का स्रोत हम भारत के लोग हैं, ठीक है। पहला तत्व तो यह है प्रस्तावना का दूसरा तत्व संविधान का स्वरूप। तो संविधान का स्वरूप कैसा होगा? उसमें 5 बातें ध्यान रखिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन नेशन, समाजवादी सोशलिस्टिक, पंथनिरपेक्ष सेक्युलर, लोकतांत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य रिपब्लिक। और इसमें 3rd इंपॉर्टेंट बात तत्व में, प्रस्तावना के तत्व में, वो है संविधान का उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य में क्या क्या है? न्याय, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, स्वतंत्रता, लिबर्टी, विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सबकी स्वतंत्रता हमारे यहां पर लोगों को है। अवसर की समानता है, व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जाता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना और बंधुत्वता को बनाए रखना, ये सारे की सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो है मतलब दी हुई है। हमारे संविधान में हमने ऐसे प्रावधान किए हैं कि इन सब चीजों को हम पा सके। तो मैंने प्रस्तावना का आपको एक साथियों ओवरव्यू समझाया है। अब हम प्रस्तावना में जो एक वर्ड है, जैसे कि वी, सॉवरेन नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन, रिपब्लिक नेशन, इन सबको इन डिटेल पढ़ेंगे मेरे आने वाले लेक्चर्स में। तो जितने भी एपिसोड्स अब आने वाले हैं, प्रियम्बल पे 4 एपिसोड में हो, 5 एपिसोड में, 6 एपिसोड में हो, आप बने रहिए। क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। मैं तो सोच रहा था कि 4-5 घंटे में एक साथ प्रियम्बल करा दूं, लेकिन थोड़ा सा कुछ सब बच्चों को समस्याएं थी कि सर जो है बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा प्रियम्बल को तो कुछ एपिसोड्स में ही करा दीजिए। तो प्रियम्बल को बेसिकली एपिसोड्स में ही करा दूंगा। अब आपका एक काम ये रहेगा
कि प्रियम्बल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए आज, ठीक है। नोट करिए और जो जो वर्ड मैंने बताए वो वर्ड उन वर्ड पर प्रियम्बल में फोकस कीजिए, ठीक है। प्रियम्बल के तत्व आपको मिल जाएंगे वहां। प्रियम्बल के जो 3 तत्व इन्होंने बताए हैं वो 3 तत्व लाइन बाय लाइन कहां कहां तक है वो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़िया रहिए। और प्रियम्बल के जो एपिसोड्स हैं मैं रेगुलर डालने वाला हूं, आपको रेगुलर पर डे के एपिसोड मिलेगा और बढ़िया प्रियम्बल के एपिसोड्स को एंजॉय कीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाते हुए चलिए, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि जो मेरा सेकंड लेक्चर मैंने इस तरीके से जो लिया है, ये मेरा सेकंड लेक्चर है, इस तरीके से बैठकर बढ़िया डिस्कशन के फॉर्म में, अगर आपको इस तरीके से भी समझ में आ रहा होगा तो कुछ लेक्चर्स अपन बनाते हैं इसी तरीके से। और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, फिर पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बी क्रिएटिव। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।